हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं गोली दर्पण में जो UVF होता है उसके बीच क्या संबंध होते हैं, क्या रिलेशन होते हैं, वो आज हम लोग उस फार्मूले को ड्राइव करने वाले हैं। ठीक है, जिसे हम लोग गोली दर्पण का फार्मूला बोलते हैं, दर्पण सूत्र भी बोलते हैं कभी कभी। तो जो U होता है, V क्या होता है और F क्या होता है आप सभी लोग जानते हैं। U क्या है? दर्पण से वस्तु की दूरी। V क्या है? उसका प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब की दूरी मतलब। F क्या है? फोकस दूरी है। ठीक है, तो यह हमारा एक अवतल दर्पण है। यह हमारा क्या है? एक अवतल दर्पण, कॉन्केव मिरर है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हम लोग पहले क्या करेंगे, इस कॉन्केव मिरर में ध्यान दीजिए। इसको आप लोग क्या बोलते हैं? इस बिंदु को आप लोग P बोलते हैं। P मतलब क्या होता है? पोल। P का मतलब क्या होता है? पोल, जिस दर्पण का ध्रुव भी बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या होता है? उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है मेरे भाई? R होता है, रेडियस। यही तीनों चीज़ होता है। ठीक है, यही तीनों चीज़ होता है। R नहीं होता है यहाँ पे। R तो एक केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को क्या बोल देते हैं आप लोग बताइए, समझ में आया? सेंटर ऑफ कर्वेचर दूसरा होता है और रेडियस दूसरा होता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे हो गई हैं। तो ये हमारा एक क्या है? अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण में हम ध्रुव यहाँ पे लिख दिए हैं। ठीक है, और ध्रुव यहाँ पे आपको पता चल गया P है। उसके बाद दोस्तों एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, ध्रुव के बाद ये और बीच में कहीं F होता है। क्या होता है? F, कैपिटल F होता है। थोड़ा सा मैं इसको और दूर बना देता हूँ ताकि समझ में आए। मैं इसको यहाँ पे आपको शिफ्ट कर देता हूँ F को, और यहाँ पे हम C कर देते हैं। ठीक है, ये चीज़ होता है ऐसे। थोड़ा सा फिगर बड़ा रहेगा तो आपको समझ में क्लियर आएगा। तो दोस्तों ये फोकस पॉइंट है, ये केंद्र है आपका। हाँ, और फोकस पॉइंट और ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, और केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को हम लोग वक्रता त्रिज्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। समझ में आया मेरे भाई? बताइए समझ में आ रहा है कि नहीं? ऐसा हम क्यों कर रहे हैं अभी आपको समझ में आ जाएगा। दोस्तों अब बात आती है प्रतिबिंब बनाने की। आप वस्तु कहीं भी रखिए, प्रतिबिंब आपका बनेगा। ठीक है, आप वस्तु कहीं भी रखिए, आपका प्रतिबिंब बनेगा। एक केस होता है जो कि इन्फिनिटी पे बनता है या आभासी बनता है, ये ध्यान दीजिएगा। तो थोड़ा सा मैं यहाँ पे और एक चीज़ करता हूँ, इसको थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ। ठीक है, हल्का सा इसको मैं और बढ़ा देता हूँ। प्रिंसिपल एक्सिस को, मुख्य अक्ष जिसे आप लोग बोलते हैं, इसको हम थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। ठीक है, अब मेरे भाई अब हम क्या करेंगे, एक वस्तु रखेंगे। क्या करेंगे? एक वस्तु रखेंगे, अनंत और केंद्र के बीच रखेंगे। ठीक है, आप वस्तु कहीं भी रख सकते हैं, बस कैलकुलेशन आसान रहे, ज़्यादा लेंदी ना पड़े, इसलिए हम वस्तु को अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखेंगे। ठीक है, तो वक्रता केंद्र ये है, अनंत इधर कहीं है। तो चलिए मैं वस्तु को यहाँ पर रख देता हूँ। ठीक है, इस वस्तु का जो नाम है, मैं नाम रख देता हूँ AB। समझ में आया? अब मेरे भाई वस्तु रख गया तो आपको किरण आरेख खींचना है। क्या करना है? किरण आरेख खींच के प्रतिबिंब बना देना है। ये सब सारा चीज़, प्रतिबिंब कैसे बनता है, कहाँ बनता है, सब सारा आपको पिछले वीडियो पे हमने अच्छे से बता रखा है। यहाँ पे बेसिकली हमारा काम क्या है, इस रिलेशन को डिराइव करना है। ठीक है, तो प्रतिबिंब कैसे बनता है, इसके रूल क्या है, तीन रूल आपको बता दिया चुका है। ठीक है, पिछले वीडियो में आप जाके देख सकते हैं, प्ले लिस्ट में आराम से एकदम बढ़िया सा बना के रखे हैं। ठीक है, तो ये हमारा AB कोई वस्तु है, यहाँ से किरण आरेख अब हम खींचेंगे। ये समांतर जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी। तो कहाँ से होके जाएगी भाई बता दीजिए? तो फोकस से होके जाएगी। कहाँ से होके जाएगी? फोकस से होके जाएगी। थोड़ा सा इसको सीधा बनाइएगा आप लोग। ठीक है, ये हो गई। ठीक, हाँ, किरण आरेख खींचिएगा। देखिए उसका नाम ही है किरण। किरण क्या होता है? जिसका एक शीर्ष बढ़ता चला जाए। ठीक है, तो ये वाला एरो किरण आरेख को बताता है। हमने यहाँ से एक किरण आरेख खींचा, मुख्य अक्ष के समांतर है, दर्पण से टकराने के बाद मुख्य फोकस से होकर जाती है। ये चीज़ आप लोग जानते होंगे, मुख्य फोकस का मतलब कैपिटल F। ठीक है, तो ये आपका पहला प्रतिबिंब, पहला किरण आरेख खींच गया। अब प्रतिबिंब बनाने के लिए कम से कम 2 किरण आरेख खींचना महत्वपूर्ण है। हालांकि 3 खींच सकते हैं आप, लेकिन 2 खींच देंगे वहीं महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब क्या करेंगे मेरे भाई,
दूसरा किरण आरेख जो खींचेंगे हम लोग, दूसरा जो किरण आरेख खींचेंगे वो कहाँ खींचेंगे पता है आपको? दूसरा किरण आरेख खींचेंगे केंद्र से होकर जाती है, जो केंद्र से होकर क्या करती है, जाती है। ठीक है, तो इसको कैसे खींचा जाए? चलिए, इंक बहुत ज़्यादा भर दिया गया है इसलिए यहाँ से कुल फेंक रहा है। ठीक है, इसमें इंक ज़्यादा भर दिए हैं भाई, ये बहुत तेज गिर रहा है। समझ में आ रही नहीं बात? इंक ज़्यादा होने की वजह से गिर रहा है। चलिए, एक हम वक्रता केंद्र से खींच रहे हैं यहाँ पे, थोड़ा इसको सीधा कर दें। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा मैं इस दर्पण को और बड़ा कर देता हूँ। ठीक है, इस दर्पण को मैं और क्या कर देता हूँ, बड़ा। अरे भाई काम चलाना है, बड़ा तो करना ही पड़ेगा ना। देखिए, ये यहाँ से ऐसे जा रही है, फिर टकराएगी, फिर पुनः वापस अपने मार्ग में चली जाएगी। अब यहाँ पे समझने वाली बात क्या है, किरण आरेख कैसे खींचा गया है। देखिए दोस्तों, जब आपका वस्तु वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में रखा जाता है तो उसका जो प्रतिबिंब बनता है वो वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में बनता है, मुख्य फोकस के बीच में बनता है। पहला किरण आरेख खींचा, मुख्य के समांतर होकर जा रही है, दर्पण से टकरा रही है तो मुख्य फोकस से होकर जाएगी। ये आपका पहला रूल कहता है। दूसरा रूल कहता है कि अगर कोई किरण दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर गुजर रही है तो दर्पण से परावर्तन के बाद पुनः उसी मार्ग में वापस लौट जाएगी। यह आपका दूसरा किरण आरेख का रूल होता है। तीसरा क्या होता है कि अगर आपका मुख्य फोकस से होकर जा रही है तो वह ज़रूर आपका मुख्य की समांतर होकर जाएगी। तो 3 में से 2 आप खींच दे रहे हैं तो वही अति महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है दोस्तों, आपका प्रतिबिंब बन के तैयार हो गया। प्रतिबिंब आपका बन के तैयार हो गया। प्रतिबिंब आपका जो बन रहा है यहाँ बन रहा है। ठीक है, ये बनेगा प्रतिबिंब ए डैश और बी डैश। ठीक है, ए डैश और बी डैश आपका क्या बनेगा यहाँ पे मेरे भाई, प्रतिबिंब बनेगा। ठीक, ए डैश बी डैश उल्टा बनेगा, ये ध्यान रखिएगा। तो प्रतिबिंब आपका बन चुका है, आपका ए बी वस्तु था और इसका जो इमेज बना है ए डैश बी डैश बन रहा है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे चीज़ आप जान लीजिएगा। क्या जानेंगे? एक चीज़ जान जाइए कि जो आपका एफ पी है वो क्या है, फोकस दूरी है। वो क्या है, फोकस दूरी है, जिसको कि हम लोग स्मॉल एफ से भी लिखते हैं। ठीक है, और जो पीसी होगा वो वक्रता त्रिज्या होगा। क्या होगा मेरे भाई, वक्रता त्रिज्या होगा, जिसे हम लोग कैपिटल आर से लिखते हैं। ठीक है, और यू क्या है, दर्पण से वस्तु की दूरी। ठीक है, भी क्या है, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, दर्पण से बिंब की दूरी। ठीक है, इतना चीज़ आपको पता होना चाहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए कि एफ पी क्या है। मतलब ये वाला जो डिस्टेंस क्या है, आपका फोकस दूरी है। मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, और केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। वक्रता त्रिज्या को कैपिटल आर से दिखाते हैं। यू क्या है, दर्पण से वस्तु की दूरी। आपका जो दर्पण ये है, इससे वस्तु की दूरी ये वाली दूरी, जो यहाँ से बी से लेके पी बी, तो यहाँ पे हम इसको पी बी भी लिख सकते हैं, इसको हम लोग पी बी भी लिख सकते हैं। और भी क्या होता है भाई, दर्पण से वस्तु की इमेज की दूरी, मतलब ये PB1 PB डैश ना, बी डैश पी बोल दीजिए या कुछ भी बोल दीजिए, तो ये हो गया। या फिर तो जानते ही हैं फोकस दूरी होता है। ठीक है, ये कहानी आप जान गए हैं। ठीक, अब दोस्तों इतना जानने के बाद अब आपको एक काम करना है, ये अपना लिख लीजिएगा कि माना एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव ये है, हमने किरण आरेख खींचा तो आपका प्रतिबिंब यहाँ पे ये, मतलब समझ रहा है ना, कहानी अपने से आप लिख सकते हैं। बाकी ये भी लिख देंगे तो कोई गड़बड़ी चीज़ नहीं है, शॉर्टकट में है। ठीक, बाकी समझ में आ जा रहा है आपको। अब मेरे भाई, अब यहाँ पे हम लोग एक काम करते हैं। काम क्या करते हैं, इस ट्रायंगल
और इस ट्रायंगल को ध्यान से देखिएगा। किस ट्रायंगल को देख रहे हैं? बहुत तेज गिर रहा है इंक, रुक जाइए। बस 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 बस, बहुत ज़्यादा भर दिया हूँ ना इसलिए। ठीक है, ये वाला ट्रायंगल आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला त्रिभुज, और ये वाला त्रिभुज। ठीक है, ये दोनों त्रिभुज आपको दिखाई दे रहे हैं मेरे भाई? बताइए एक बार, बताइए दोनों त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं? अगर आपको दोनों त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं, इस दोनों त्रिभुज को आपको सर्वांगसम करना है। क्या करना है? सर्वांगसम करना है। ठीक, कौन से त्रिभुज? कौन से त्रिभुज? त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज ए डैश बी डैश सी में। ठीक है मेरे भाई, ये बड़ा वाला त्रिभुज और ये छोटा वाला त्रिभुज को आपको सर्वांगसम करना है। अब देखिए दोस्तों, सर्वांगसम कक्षा 9 में आप पढ़े होंगे गणित में, कक्षा 10 में भी गणित में आप पढ़ेंगे आगे। ठीक है, तो सर्वांगसम क्या होता है यहाँ पे बस थोड़ा सा बता दिया जाएगा, बाकी कहानी आप मैथमेटिक्स में पढ़ेंगे। ठीक है, सर्वांगसम त्रिभुज वो होते हैं जिनके साइड का रेशियो इक्वल होता है। ठीक है, मतलब कहे तो यहाँ पे बड़ा त्रिभुज है, यहाँ पे छोटा त्रिभुज है, तो बड़े त्रिभुज का आधार जो होगा और इसके जो आधार का रेशियो होगा वो इसके लंब और इसके लंब के रेशियो के बराबर होगा। ठीक है, अभी कहानी समझ में आ जाएगा, बस आपको ध्यान से सुनना है। करना क्या है? दोनों त्रिभुज को सर्वांगसम करना है, बड़ा त्रिभुज और छोटे त्रिभुज को। ठीक है, तो इस त्रिभुज और इस त्रिभुज में सर्वांगसम कैसे करेंगे? देखिए, त्रिभुज को सर्वांगसम करने के लिए दो चीज़ आप कर दीजिए, दो चीज़ दिखा दीजिए, या तो साइड आपको दिखा दीजिए बराबर है, या तो कोई कोण दिखा दीजिए बराबर है। ठीक है मेरे भाई, तो यहाँ पे भाई बड़ा त्रिभुज छोटा त्रिभुज दिख रहा है, तो इसका साइड तो बराबर होगा नहीं, जाहिर सी बात है। यहाँ पे हम लोग कोण के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो कोण क्या होता है? कोण यहाँ पे ध्यान दीजिए, कोण कैसे बराबर करेंगे? क्या मेरे भाई, आप वस्तु को रख रहे हैं तो सीधा रखे हैं, तो ये वाला जो कोण है 90 अंश का है, और जो ये वाला कोण है वो भी आपका 90 अंश है। ठीक है, ये जो इमेज आपने रखा है, वस्तु जो आपने रखा है सीधा लंबवत रखा है मुख्य अक्ष पर। ठीक है, अब मैं खड़ा हूँ, मैं स्टैंड हूँ यहाँ पे, तो मैं सीधा हूँ 90 डिग्री पर खड़ा हूँ, ना कि मैं उल्टा 45-35 डिग्री पे ऐसे खड़ा हूँ। ठीक है, तो आप जब वस्तु रखेंगे मुख्य अक्ष पर प्रिंसिपल एक्सिस पे, तो प्रिंसिपल एक्सिस पे जब आप रखेंगे तो डायरेक्ट लंबवत रखेंगे, नॉर्मल रहता है। नॉर्मल का मतलब होता है 90 डिग्री का एंगल बनेगा। ठीक है, तो आपका जो प्रतिबिंब भी बनेगा वह भी उसी प्रकार सीधा ही बनता है। सीधा कहने का मतलब 90 डिग्री पर ही लंबवत रहेगा, ना कि टेढ़ा रहेगा। तो दोस्तों, ये वाला कोण और ये वाला कोण आपका क्या है? आपस में बराबर है। ठीक है, एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, और आप जानते हैं कि शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है? जब दो रेखा एक दूसरे को काटती है तो ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर होता है। जब दो रेखा एक दूसरे को काटती है तो इसके अपोजिट जो होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं, इसे ही शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। तो मेरे भाई, ये वाला लाइन आप देख रहे हैं जो गया है सेंटर से, और एक ये वाला लाइन, तो ये वाला जो कोण है, ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा। कैसे होगा? शीर्षाभिमुख कोण से होगा। ठीक है, तो मेरे भाई, जब शीर्षाभिमुख कोण से बराबर होगा तो इसका कहने का मतलब ये कि बड़ा जो त्रिभुज है छोटे त्रिभुज के क्या हो गया? सर्वांगसम हो गया। क्या हो गया? सर्वांगसम हो गया। यहाँ आपने प्रूफ कर दिया। ठीक, इसी को लिखना है, बस आप समझ गए। तो क्या लिखेंगे? त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज A'-B'-C में क्या है कि एंगल ABC बराबर एंगल A'-B'-C कैसे बराबर है भैया? इसको भी लिखना बहुत ज़रूरी है। प्रत्येक क्या है? 90 अंश है। ठीक है, 90 डिग्री है, ये लिखना बहुत ज़रूरी है। और क्या लिखेंगे? दूसरा चीज़, ये शीर्षाभिमुख कोण वाला लिख दीजिएगा, एंगल ACB बराबर एंगल A'-C'-B'। कैसे लिखेंगे? शीर्षाभिमुख कोण से, विमुख कोण। ठीक है, इतना आप लिख दीजिएगा शीर्षाभिमुख कोण से। तो ये आपका लिख दिए तो आपका क्या हो जाएगा? त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज A'-B'-C। भाई
ये जो चिन्ह होता है सर्वांगसम का होता है, ये जो चिन्ह होता है किसका होता है, सर्वांगसम होता है। ठीक है, समझ में आ गया कि नहीं। ये त्रिभुज में जो सर्वांगसम आपने किया है वो दो एंगल को बराबर दिखाकर आपने सर्वांगसम को प्रूफ किया है। ठीक है, दोनों एंगल को दिखाकर आपने सर्वांगसम को क्या किया मेरे भाई, प्रूफ किया है। ठीक, अब आपको क्या करना है कि क्या करना है बताइए। अच्छा, ये चीज़ हटा दिया जाए तो कोई समस्या है आपको। ये जो लिखा है एफ पी आपका एफ है, पी सी आर है, पहले तो इतना लिख लीजिए। हाँ भाई, इसको ज़रूर लिख लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण है, मस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसका डेरिवेशन भी जो आएगा बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको आप नोट कर लीजिए पहले, उसके बाद हम कहानी को आगे बढ़ाते हैं। ठीक, चलिए, आई होप आपने इसको नोट कर लिया होगा। अब हम थोड़ा सा इसको हटाते हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है, आपने नोट कर लिया। अब मेरे भाई ये त्रिभुज क्या हो गया आपका, सर्वांगसम हो गया। तो अब यहाँ से क्या होता है, समरूपता। अच्छा, सर्वांगसम कहने का मतलब होता है उसको समरूप भी बोल सकते हैं, सिमिलर। ठीक है, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, सर्वांगसम और समरूपता दोनों अलग चीज़ है। यहाँ पे मैं बार बार सर्वांगसम बोल रहा हूँ। सर्वांगसम होता है तीन चीज़ों से, साइड एंगल, साइड, यस यस यस। तो दोस्तों, वो जो मैंने अभी तक सर्वांगसम बोला है वो गलत है, समरूप होना चाहिए। ठीक है, सही वर्ड हम लोग यूज करेंगे समरूप। ठीक, तो उसके लिए आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, वो समरूप होगा। तो ये दोनों त्रिभुज को हमने समरूप कर दिया, ना कि सर्वांगसम। सर्वांगसम होता है वो जैसे दो त्रिभुज सर्वांगसम कब होंगे, जब दोनों त्रिभुज के कोण बराबर हो आपस में, साइड बराबर हो आपस में। ठीक है, तीन चीज़ बराबर होने चाहिए सर्वांगसम के लिए। समरूप के लिए किन्हीं दो चीज़ों को ही आप बराबर कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसको सिमिलर दिखा दिए, तो अब लिखेंगे यहाँ पे समरूपता के नियम से, समरूपता के नियम से। क्या होता है समरूपता का नियम, बड़े त्रिभुज का लंब, बड़े त्रिभुज का लंब बटा छोटे त्रिभुज का लंब बराबर बड़े त्रिभुज का आधार बटा के छोटे त्रिभुज का आधार। ठीक है मेरे भाई, समरूपता का नियम यही होता है कि बड़े त्रिभुज का आप लंब ले रहे हैं तो छोटे त्रिभुज का लंब लेना पड़ेगा, बड़े त्रिभुज का आधार ले रहे हैं तो छोटे त्रिभुज का आधार लेना पड़ेगा। ये समरूपता का रूल कहता है। ठीक, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम क्या करेंगे मेरे भाई, थोड़ा सा इसको भी हम हटाते हैं। ठीक है, ये जो हमने नीचे लिखा है आप ज़रूर नोट कर लीजिएगा वीडियो को रोककर। बड़े त्रिभुज का लंब क्या होता है, ए बी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए बी। छोटे त्रिभुज का लंब क्या है, ए डैश बी डैश बराबर बड़े त्रिभुज का आधार क्या है, बी सी। छोटे त्रिभुज का आधार क्या है, बी डैश सी है। यह आपका समीकरण नंबर 1 बन के तैयार हो गया। इक्वेशन नंबर 1 मेरे भाई आपका बन के तैयार हो गया। इस रूल से आप जब इस त्रिभुज को क्या कर दिए हैं, सर्वांगसम प्रूफ कर दिए हैं, सॉरी सिमिलर प्रूफ कर दिए हैं, तब समरूप प्रूफ कर दिए हैं, तब आपका समीकरण नंबर 1 बन के तैयार हो गया। दोस्तों, इसी प्रकार अब हम लोग क्या करेंगे, इस वाले त्रिभुज और इस वाले त्रिभुज को प्रूफ करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे। ठीक, उसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक छोटा सा यहाँ पे काम करते हैं कि यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, लाइन ड्रा कर देते हैं ऐसे। इसको हम लोग बिंदु एम बोल देंगे और इसको हम लोग एल बोल देते हैं। ठीक है,
एक लंबवत लाइन खींच दिया हमने। ऐसा क्यों खींच दिया अभी आपको कहानी समझ में आ जाएगी, ठीक है। ऐसा हमने क्यों कर दिया है अभी आपको इसकी कहानी समझ में आ जाएगी, ठीक है। अब मेरे भाई दो त्रिभुज आपको दिखाई दे रहे हैं। कौन सा त्रिभुज? एक तो ये वाला त्रिभुज, ठीक है, एक तो ये त्रिभुज और एक वाला ये त्रिभुज, ठीक। ये त्रिभुज आपको दिखाई दे रहे हैं बहुत अच्छे से। ऐसे दोनों त्रिभुज को आपको क्या करना है? समरूप करना है। जो काम आप इस त्रिभुज दोनों त्रिभुज में किए हैं यही काम इस त्रिभुज में करेंगे, ठीक। तो कैसे करेंगे ध्यान रखिएगा। आपने जो कंस्ट्रक्शन किया है यह भी आपका यहाँ पे लंबवत है। तो लंबवत होने का मतलब है कि यहाँ पे भी आपका 90 अंश बन रहा है, तो यहाँ भी आपका 90 अंश बनेगा। यह शीर्षाभिमुख कोण से, यहाँ शीर्षाभिमुख कोण से क्या हो गया? समरूप हो गया। तो यही चीज़ लिखना है, आप लिख लीजिएगा। क्या लिखेंगे? इसी प्रकार त्रिभुज ए डैश, एक मिनट, त्रिभुज, पहले इसको लिख लेते हैं क्योंकि ये बड़ा त्रिभुज है। तो त्रिभुज एफ एल एम तथा त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ, मतलब ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज को आपको क्या करना है? समरूप करना है। दोस्तों ये दोनों त्रिभुज को समरूप करने के लिए आप यही, आप समझ रहे हैं ना, भी बताया हूँ जो मैं। तो क्या है यहाँ पे? एंगल एम एल एफ, ये वाला कोण आपका 90 अंश है, बराबर ये वाला भी आपका 90 अंश है। तो एंगल ए डैश बी डैश एफ कैसे? 90 अंश, ठीक। दूसरा चीज़ क्या है? एंगल एम एफ एल बराबर एंगल ए डैश एफ बी डैश कैसे? शीर्षाभिमुख कोण से, ठीक है। ये वाला कोण इस कोण से क्या है? बराबर होगा। कैसे होगा? शीर्षाभिमुख कोण से। जब मेरे भाई ऐसा आपने कर दिया तो त्रिभुज एफ एल एम समरूप हो गया त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ के, ठीक है। तो मतलब ये वाला त्रिभुज इस त्रिभुज की क्या कर दिया आपने? समरूप कर दिया। और जब समरूप प्रूफ कर दिया, सिद्ध कर दिया, तो इसका तात्पर्य यह हुआ कि अब लोग यहाँ पे हम लोग समरूपता का नियम लगा सकते हैं। समरूपता का जो पूरा रूल है उसको फॉलो कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो दोस्तों यही कहानी हम यहाँ पे लिखते हैं समरूपता के नियम से, ठीक है। बाकी ये चीज़ वही रहेगा। अब यहाँ तक पहले नोट कर लीजिए, ठीक। यहाँ तक आप लोग क्या करिए? नोट कर लीजिएगा वीडियो को रोक कर। अब मैं जो समीकरण 1 बनाया, मैं समीकरण 1 को यहाँ पे कहीं लिख दे रहा हूँ साइड में, ताकि ज़रूरत पड़ेगा अभी उसका। मैं समीकरण 1 को साइड में लिख दे रहा हूँ। ए बी बटा के ए डैश बी डैश, बी सी बटा के बी डैश सी डैश, समीकरण नंबर 1 बन के तैयार है आपका। मैं भाई ऐसा क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि मैं इसको हटा सकूँ, ठीक। अब मैं देखिए हटा रहा हूँ, आप लोग नोट ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए, जब ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गए तो बड़े त्रिभुज का लंब क्या है? एम एल है। क्या मेरे भाई? एम एल है। छोटे त्रिभुज का लंब क्या है? ए डैश बी डैश बराबर बड़े त्रिभुज का आधार क्या है? एफ एल है। छोटे त्रिभुज का आधार क्या है? बी डैश एफ है। बी डैश क्या है? एफ है। यहाँ पर समीकरण नंबर 2 बन के तैयार हो गया। यह आपका क्या बन गया मेरे भाई? समीकरण नंबर 2 बन के तैयार हो गया, ठीक है। समीकरण 2 बन के तैयार हो गया। समझ में आ रहा है कि नहीं बात? बताइए। यहाँ तो कोई समस्या? समीकरण और समीकरण 2 में कोई समस्या आपको? कोई कठिनाई, कोई परेशानी? नोट करिए जल्दी से।
हो जाएगा नोट तो बताइएगा दोस्तों। अब आगे चलते हैं, ठीक है। देखिए प्रोसेस थोड़ा सा लंबा है लेकिन समझने में कोई समस्या नहीं होगी। क्यों? क्योंकि लेंदी नहीं है। लेंदी कहने मतलब कठिन नहीं है, ठीक। थोड़ा सा बड़ा तो जरूर आपको समझ में आ रहा होगा कि थोड़ा बड़ा लग रहा है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, छोटा ही है। अब भाई ए एम ध्यान से समझिएगा, ए से लेकर एम और बी से लेकर पी तक आपका ये जो रेखा है, ये वाली दोनों रेखा है, यह समांतर रेखा है, ठीक है। ये दोनों क्या है? समांतर रेखा है ना। मुख्य अक्ष भी आप सीधा है और इसके जो ये किरण आरेख खींचे हैं ए एम, ये भी आपका क्या है? समांतर है। दोस्तों जब समांतर है तो दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी सदैव और सदैव क्या होती है? बराबर होती है, इक्वल होती है। यहाँ आप जानते ही होंगे। कहने का तात्पर्य यह है कि दो आपका रेखा है, ये समांतर है तो इनके बीच का जो डिस्टेंस है हमेशा बराबर होगा। क्या होगा? हमेशा बराबर होगा दोस्तों, हमेशा और हमेशा क्या होगा? बराबर होगा। तो क्या यहाँ से किंतु ए एम समांतर क्या है? बीपी के। ये समांतर का चिन्ह होता है, ठीक है। जो ए एम है वो बीपी के समांतर है, ए एम बीपी के समांतर है। जब भाई ऐसा है तो जो ए बी है क्या होगा? ए बी जो होगा वो किसके बराबर होगा? एम एल के बराबर होगा, एम एल के बराबर होगा। अरे ए बी जो है वो एम एल के बराबर होगा ना। मैंने अभी तो यही बताया, दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी हमेशा हमेशा बराबर रहेगी, चाहे यहाँ पे नापिए चाहे यहाँ पे नापिए, हर जगह सदैव बराबर होगा। तो ए बी जो होगा वह एम एल के बराबर होगा कि नहीं? आप सहमत हैं इससे कि नहीं? ठीक है, तो ये चीज़ समझ में आ गया। ए बी जो है वो एम एल के इक्वल है मेरे भाई, ठीक। तो ये जो ए बी है एम एल के इक्वल है, तो यही चीज़ हम समीकरण 2 में रखेंगे। एम एल की जगह पे क्या रख देंगे? ए बी। अब यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 2 में एम एल का मान रखने पर, अब भाई समीकरण 2 में एम एल का मान रखेंगे तो एम एल की जगह पे ए बी हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा ए बी बटा के ए डैश बी डैश बराबर एफ एल बटा के बी डैश एल। यहाँ पर क्या बन गया? समीकरण नंबर 3 बन गया, ठीक है। समीकरण नंबर 3 बन गया। अब देखिए समीकरण 3 और समीकरण 1 को देखिए। समीकरण एक क्या कहता है? ए बी बटा के ए डैश बी डैश बराबर, और समीकरण 3 भी क्या कहता है? ए बी बटा के ए डैश बी डैश बराबर। तो समीकरण 1 और 2 में एक पक्ष बराबर है, और वह पक्ष कौन सा है बताइए? LHS वाला आपका क्या है? बराबर है। जब भाई समीकरण के कोई एक साइड बराबर होता है तो उसका दूसरा साइड आपस में बराबर जरूर होगा, ठीक है। ये रूल होता है मैथमेटिक्स का, ठीक। तो अब हम क्या करेंगे, ध्यान रखिए। अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा ऊपर का हटा देते हैं। ठीक, अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 3 से, समीकरण 1 तथा 3 से भाई एक पक्ष बराबर है तो दूसरे पक्ष को बराबर लिख सकते हैं आप। तो कैसे लिखेंगे? ये समीकरण नंबर आपका 4 बन गया। बताइए यहाँ पे कोई समस्या आपको समझने में, यहाँ पे कोई समस्या आपको समझने में है या नहीं है बताइए? समीकरण 1 और समीकरण 3 से भाई ये वाला पोर्शन तो बराबर ही है ना, ये वाला पोर्शन बराबर है, तो बस ये वाला है इसके इक्वल हो जाएगा, यही हमने लिखा है यहाँ पे, ठीक। अब क्या कहानी है इसमें, अब ध्यान दीजिएगा मेरे भाई, अब आपका प्रूफ होने वाला है। दोस्तों आप इतना बड़ा दर्पण तो बना दिए हैं
क्या आपका जो दर्पण रहेगा हमेशा इतना ही बड़ा रहेगा? इससे बड़ा हो सकता है, इतना बड़ा हो सकता है, इतना बड़ा हो सकता है, इतना बड़ा हो सकता है, मतलब बहुत बड़ा हो सकता है और बहुत छोटा भी हो सकता है। बात को समझिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। दर्पण आपका बड़ा भी हो सकता है साइज में और छोटा भी हो सकता है। तो भाई दर्पण साइज में बड़ा है तो कोई बात ही नहीं है, तब तो ठीक है कहानी। लेकिन मान लीजिए दर्पण आपका छोटा हो जाए, स्मॉल हो जाए, कहने का तात्पर्य ये हो जाए कि दर्पण आपका इतना छोटा हो जाए या इतना छोटा हो जाए, एकदम छोटा हो जाए, उसका जो कर्वेचर है, उसका जो द्वारक रहे वो एकदम हमेशा छोटा रहे, ठीक है। हमेशा कहने मतलब छोटा रहे, ठीक है। यदि दर्पण का द्वारक छोटा हो तब इसका जो यहाँ पे ये बिंदु यल रहेगा वो पी पर आ जाएगा, घसक जाएगा ना। कहने का मतलब यम तो मान लीजिए है, दर्पण इतना बड़ा है इसलिए आपको कहानी समझ में आ रहा है कि यल यहाँ पे है, यम यहाँ पे है। अगर दर्पण छोटा रहे तो बिंदु यल आपका कहाँ पे हो जाएगा? पी पर हो जाएगा। ये ऐसा होता है, ठीक, ऐसा रूल है। अगर बड़ा है तो आप स्पष्ट, भाई अब कैसे मैं आपको समझाऊँ, जैसे कोई चीज़ आँख से देखते हैं वो बड़ा रहता है तो ठीक है, दिखाई देता है, ठीक, बड़ा है तो दिखाई देता है। अब और छोटा हो जाए तो दिखाई देगा? नहीं दिखाई देगा। तो कहानी यही है कि दर्पण का द्वारक अगर छोटा हो जाए तो उसका जो बिंदु यल है वो कहाँ पे होगा? पी पर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लीजिएगा, यदि दर्पण का द्वारक छोटा हो जाए, यदि दर्पण का द्वारक छोटा हो जाए तो, यदि दर्पण का द्वारक छोटा हो जाए तो लंब एमएल होगा वो एमपी पर होगा, तो लंब एमएल एमपी पर होगा। कहने का मतलब क्या है, ये जो एमएल लंब आपने खींचा ये वाला कहाँ पे आ जाएगा? एमपी पर हो जाएगा। अर्थात यल बिंदु पी पर होगा, एल बिंदु पी पर होगा, बस। तो भैया जब यल पी पर होगा तो एफ एल किसके बराबर हो जाएगा? एफ एल आपका एफ पी के बराबर हो जाएगा। तो एफ एल आपका किसके बराबर हो जाएगा? एफ पी के बराबर हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं? इतनी कहानी, जिसको समझ में आ गया कहानी यहीं पर समाप्त हो जाएगी। भैया प्रूफ आपके हाथ में है बस, ठीक। क्या हमने बताया कि दर्पण का अगर द्वारक छोटा हो जाए, कर्वेचर छोटा हो जाए, तो यम यल जो लंब है वो एम पी पर होगा पहली बार। इसका मतलब जो यल बिंदु है वो बिंदु पी पर होगा। इसका मतलब जो एफ यल है वो एफ पी के बराबर होगा। यही तो होगा, थोड़ा सा इसको समझिएगा, गंभीर बात नहीं है, बहुत छोटी बात है। तो एफ यल क्या हो जाएगा? एफ पी के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो समीकरण जो 4 आप बनाए हैं वहाँ पे एफ एल है, एफ एल की जगह पे अब हम लोग क्या रखेंगे? एफ पी रख देंगे। तो समीकरण 4 से यहाँ पे लिख दीजिएगा, समीकरण 4 से, समीकरण 4 से क्या भाई? जो आपका बी सी है, बी सी बटा बी डैश सी बराबर हो जाएगा, एफ एल की जगह पे क्या रखेंगे? एफ पी रख देंगे। तो एफ पी बटा के क्या हो जाएगा? बी डैश एफ हो जाएगा। यह समीकरण नंबर क्या बन गया? 5 बन गया। यह समीकरण नंबर क्या बन गया मेरे भाई? 5 बन गया, ठीक है। इतनी कहानी आप समझ में आ गई आपको, ठीक। तो एफ पी बटा के बी डैश एफ हो गया और बी सी बटा के बी डैश सी हो गया, समीकरण नंबर 4। अब इसी में हम लोग क्या करेंगे? इसी में हम लोग क्या करेंगे? चिन्ह सहित सभी मान रख देंगे। चिन्ह सहित यू भी एफ का आप यहाँ पे मान रख दीजिएगा। अवतल दर्पण है तो वस्तु की दूरी ऋणात्मक होगी, प्रतिबिंब की दूरी ऋणात्मक होगी, फोकस दूरी भी ऋणात्मक होगी, सब नेगेटिव होगा, ठीक है। तो यहीं पे आप अभी कहानी चेंज होती है थोड़ी सी, तो बस थोड़ा सा हम अरेंज करते हैं ऊपर वाला, ठीक। चलिए, समीकरण 4 में चिन्ह सहित
यू भी तथा एफ रखने पर। चिन्ह सहित का मतलब यही होता है कि प्लस माइनस को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, पहले तो यहाँ पे क्या लिखा है, अच्छा BC है। अब ध्यान दीजिए कि BC कहाँ है, BC आपका यहाँ पे है, ये चीज़ है। अब ये वाले दूरी आपको लिखनी है, तो ये तो दूरी कैसे लिखेंगे, अगर आप PB में से PC घटा दीजिए, मतलब इस पूरे PB में से इस PC को घटा दीजिए, तो यहीं बचेगा कि नहीं। अरे मेरे भाई क्यों नहीं समझ में आ रही है आप लोगों को बात, समझेंगे तब तो समझ में आएगा ना। ध्यान दीजिए मैं क्या बता रहा हूँ, इधर ध्यान दीजिए। ये जो आपको BC लिखना है, यहाँ पर लिखा है BC, तो BC को कैसे लिखेंगे, लिखना कैसे, इसको हमको इतना चाहिए, इतना बड़ा है चाहिए 1 अंगूर, तो काट के हटाएंगे ना, कहने का मतलब समझ में आ रहा है कि नहीं। जैसे इतना बड़ा छड़ है, रड है, हमको चाहिए ये ब्लू वाला पार्ट, तो ब्लू वाले पार्ट को कैसे चाहिए, इतना जब काट के भगा देंगे, हटा देंगे तब ना। या तो कोई अगर हमें बीच वाला पार्ट चाहिए तो दोनों साइड से काटेंगे तभी तो आएगा। तो कहने का मतलब है जो ये PB है, क्या PB है, उसमें से अगर हम माइनस कर दें PC, उसमें से अगर हम माइनस कर दें PC, तो आपका यहीं BC बचेगा, ठीक है। ये हो गया बटा के, यहाँ पे क्या लिखा है B डैश और क्या लिखा है मेरे भाई C डैश लिखा है, ठीक है, B डैश C डैश। अब आपको चाहिए ये वाला दूरी, ये कैसे मिलेगा, जब आप PC में से PB डैश को हटा देंगे तब। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, PC माइनस PB डैश। जब इसमें से इतने को हटाएंगे तो ये वाला मिलेगा। बात समझ में आ गई, तो ये हमने लिख दिया। अब मेरे भाई क्या है, बराबर है। यहाँ पे क्या लिखा है FP का मतलब कोई दिक्कत नहीं है, FP आप जानते हैं, तो FP को कुछ नहीं करना है, बस ऐसे लिख देना है, ठीक है। अब आपका क्या है, B डैश F है, तो B डैश F क्या है, B डैश F क्या है बताइए, B डैश F क्या है, ये है B डैश F। B PB से इसको क्या कर देंगे, माइनस कर दीजिए, तो PB माइनस FP कर देंगे तो आपका B डैश F मिल जाएगा, ठीक है, कोई समस्या नहीं आएगा, ठीक। ये हो गया B डैश। चलिए अब क्या करते हैं, अब मान रखते हैं, नीचे का हटा दे मेरे भाई, नीचे का कोई काम नहीं है, बस नोट ज़रूर कर लीजिएगा। अब क्या करना है, सीधा सीधा UV रख देना है। पता है PB क्या होता है, शुरू में मैंने क्या बताया था, PB क्या होता है, दर्पण से वस्तु की दूरी होती है। जो PB होती है वो दर्पण से वस्तु की क्या होती है, दूरी। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का आपका क्या है, पूरा एक कि यहाँ से यहाँ तक क्या है बताइए, U है, तो यहाँ पे क्या रखेंगे, U माइनस PC क्या है भाई, PC क्या है आपका, P से लेके पूरा C तक, P से पूरा C तक लेके क्या है, R है, मतलब वक्रता त्रिज्या है। एक चीज़ और जान लीजिएगा, जो वक्रता त्रिज्या होता है वो क्या होता है बताइए, वो 2F के बराबर होता है, या R जो होता है F बराबर F होता है जो R/2 होता है। ये आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है। जो फोकस दूरी होती है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, तो यहाँ से जो R की वैल्यू है वो 2F है, वक्रता त्रिज्या क्या हो जाएगा, 2F हो जाएगा ना। ये तो आप जानते होंगे, पहले मैंने सिद्ध करा के रखा था, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा ये वाला। तो भाई क्या लिखना है, PC लिखना है ना। PC क्या है आपका, वक्रता त्रिज्या है, वक्रता त्रिज्या का मतलब क्या रखेंगे यहाँ पे, 2F रखेंगे बटा के, ठीक। यहाँ पे भी PC है, PC का मतलब क्या होता है, 2F माइनस। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा भाई, माइनस में रखिए ना, क्योंकि U माइनस है, सब माइनस में है, ठीक। आप F भी माइनस में है, U भी माइनस में है, V भी माइनस है, अवतल दर्पण है, इसलिए सब माइनस में है। अब PB डैश मतलब ये वाला दूरी क्या है, ये वाला दूरी आपका क्या है, -B है, ठीक है, क्या है, B है, तो यहाँ पे आप रखेंगे -B।
समझ में आया कि नहीं? माइनस क्यों लिख रहे हैं हर जगह? इसलिए लिख रहे हैं भैया अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण में सब कुछ माइनस में काम होता है। ठीक, ये कहानी आपने यहाँ पे लिख दिया। अब क्या करना है आपको, चलिए एफ आपका क्या है? फोकस दूरी है, ये वाला दूरी। अरे एफ से पी तक ये वाला, यही तो स्मॉल एफ है आपका। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? सीधा स्मॉल एफ हो जाएगा, वो भी माइनस में बटा के पी बी डैश, पी से बी डैश तक आपका माइनस बी है। एफ पी भी आपका माइनस एफ है। ठीक, समझ में आ गई कहानी कि नहीं? इतना आप समझ गए होंगे। अब हमें क्या करना है, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन करना है, बाकी काम आसानी से हो जाएगा। देखिए माइनस यू को माइनस यू रहने दीजिए, कोई समस्या नहीं। माइनस माइनस प्लस 2f हो जाएगा। ठीक, बटा के माइनस 2f माइनस माइनस प्लस भी हो जाएगा बराबर माइनस एफ बटा के माइनस बी माइनस माइनस प्लस एफ हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, ये काम आपका हो गया। अब क्या करना है आपको? क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तिर्यक गुणा कर देना है। जब तिर्यक गुणा करेंगे तो यहाँ पे माइनस यू प्लस 2f ब्रैकेट में इसका गुणा यहाँ पे हो जाएगा तो माइनस बी प्लस एफ हो जाएगा बराबर माइनस एफ, यहाँ पे क्या है माइनस 2f प्लस भी। ठीक है, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया। अब क्या करना है, थोड़ा सा इसी को सॉल्व कर देना है। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? आ जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं बात? नोट करते चलिए। देखिए मैं थोड़ा सा अरेंज कर दिया हूँ, बट आप वीडियो को रोक कर नोट कर लीजिएगा। ठीक है, दोस्तों अब क्या करना है आपको? अब आपको सीधे गुणा कर देना है। गुणा माइनस यू का माइनस भी में करेंगे तो क्या हो जाएगा बताइए? माइनस यू का माइनस भी में करेंगे तो आपका यू भी हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। माइनस यू का प्लस एफ में करेंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस यू एफ हो जाएगा। 2f का माइनस भी में करेंगे तो माइनस 2f भी हो जाएगा। 2f का f में करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2f स्क्वायर हो जाएगा बराबर। ठीक है, यहाँ बराबर है। माइनस एफ का माइनस 2f में करेंगे तो 2f स्क्वायर हो जाएगा। माइनस एफ का प्लस बी में करेंगे तो माइनस एफ भी हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं यहाँ पे बताइए? ठीक है, बात समझ में आ गई तो बहुत अच्छी बात है। मैंने इसका गुणा करके यहाँ पे लिख दिया, इतना बराबर इतना आया है। ठीक, अब दोस्तों ध्यान दीजिएगा, ये वाला कैंसिल हो जा रहा है। ठीक, ये वाला आपका क्या हो जा रहा है? कैंसिल हो जा रहा है। तो इसको फिर से एक बार लिख लेते हैं। यहाँ पे बचेगा यू भी माइनस यू एफ 2f भी बराबर माइनस ये बचेगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे 2f भी है, यहाँ पे f भी है। ये माइनस 2f भी इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? फिर से नेक्स्ट स्टेप में u भी माइनस यू एफ बराबर माइनस एफ भी प्लस 2f भी हो जाएगा। 2f भी में से एक f भी घटा देंगे, इसमें से अरे भाई 2f भी है, यहाँ माइनस एफ भी है, तो इसमें से घटाएंगे तो क्या जाएगा? एफ भी आएगा ना। तो यहाँ पे डायरेक्ट क्या हो जाएगा? एफ भी हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, दोनों पक्षों में u भी f से मल्टीप्लाई कर देते हैं। दोनों पक्षों में u भी f से भाग देने पर स्मॉल f रहेगा दोस्तों, ध्यान रखिएगा, से भाग देने पर। ठीक है, जब दोनों पक्षों में आप भाग दे देंगे तो क्या बचेगा? जब दोनों पक्षों में u भी एफ से, देखिए मल्टीप्लाई है, u भी एफ का क्या है? मल्टीप्लाई है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? u भी बटा के u भी एफ हो जाएगा माइनस u एफ बटा के u भी एफ हो जाएगा बराबर f भी बटा के क्या हो जाएगा? u भी एफ हो जाएगा। ठीक है, इतना कहानी आपको समझ में आ गई तो ये चीज़ हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा कट्टम पुट्टम करते हैं। कहानी आपका यहीं पे समाप्त होने वाला है, बहुत जल्द बने रहिए वीडियो में दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ से क्या कटेगा? u भी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से u f कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से f भी कैंसिल हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में बचेगा क्या? नेक्स्ट स्टेप में आपका बचेगा
1/f माइनस 1/v बराबर 1/u बचेगा। ठीक है, इसी को सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, सिंप्लीफाई करने का मतलब ये है, यहीं पे मैं लिख देता हूँ नीचे डायरेक्ट, वो माइनस 1/v को हम इस साइड करेंगे तो प्लस 1/v हो जाएगा। तो 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v, यही सूत्र हमें हमेशा से चाहिए रहता है। तो ये जो सूत्र है आपका, इसी को दर्पण सूत्र बोलते हैं, यही आपका दर्पण सूत्र होता है। इसी का इंतज़ार हम लोग कर रहे थे कि सिद्ध हो जाए, और सिद्ध हो चुका है। ठीक है, समझ में आया। इस माइनस को इस साइड करेंगे बराबर के तो प्लस हो जाएगा। यही दर्पण का सूत्र है, यही क्या है, दर्पण का सूत्र है। ठीक है दोस्तों, यही आपका दर्पण का सूत्र है। और अब इसको थोड़ा सा हटा देते हैं और यहाँ पे कहानी हम सजा देते हैं। ठीक है, यही आपका दर्पण का सूत्र है। ठीक, यह सूत्र अवतल और उत्तल दोनों के लिए है। यहाँ पे लिख लीजिएगा, यह सूत्र अवतल तथा उत्तल दर्पण ठीक है, यह जो सूत्र आपका आया है, यह अवतल और उत्तल दर्पण दोनों के लिए है। ठीक, जहाँ आपका यहाँ पे एफ क्या है, एफ आपका क्या बता दीजिए, एफ आपका फोकस दूरी है। एफ आपका क्या होता है, फोकस दूरी होता है। ठीक है, यू आपका क्या होता है, दर्पण से वस्तु की दूरी, दर्पण से वस्तु की दूरी। और भी क्या होता है आपका, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी। ठीक है मेरे भाई, तो ये जो कहानी आया है निकल के 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v, इसी को दर्पण सूत्र बोलते हैं। यही दर्पण सूत्र होता है, यहाँ पे लिख लीजिएगा, यही दर्पण सूत्र है। ठीक है, यही दर्पण सूत्र है, यही दर्पण सूत्र है। ठीक है, यही दर्पण सूत्र है। क्वेश्चन में पूछेगा कि दर्पण सूत्र का पूरा डेरिवेशन कीजिए, सिद्ध कीजिए दर्पण सूत्र, या कुछ का लिख देगा कि प्रूफ करना है, डेरिवेशन करना है। तो भैया ये हमारा जो पूरा टाइम था इस पर, इसी फार्मूले को ड्राइव करना था। ठीक है, मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको यहाँ समझ में आया होगा। आप इसको अच्छे से पूरा नोट कर लीजिएगा। इसके बाद की कहानी जो रहेगी, चिन्ह परिपाटी रहेगी और इस पर कुछ क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, इस फार्मूले पर कुछ क्वेश्चन रहेगा और चिन्ह परिपाटी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि चिन्ह परिपाटी क्या होता है। ठीक, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। ठीक, थैंक यू सो मच।